ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी हैं। आओ बदल दे मौसम ज़मीं के, नए कल की कल कल से पल पल सजाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। इस मंगल बेला में सभी अध्ययनार्थियों का तथा परिवारजनों का बहुत बहुत स्वागत। पूज्य बाबा जी के प्रति शत शत नमन। आदरणीय योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता। जैसे कि भैया जी ने शुक्रवार को हमें बताया कि हमारी मूल्यग्राही और मूल्य प्रदायी क्षमताओं से ही हमारी पात्रता और योग्यता प्रकट होती है। हमारे मूल्य और भाव, ये जो दो वास्तविकताएं हैं, उन्हें समझने के लिए ही हम पिछले सप्ताह से बाल संगोपन के क्षेत्र में हमें कैसे काम करना है, उस पर प्रस्तुतियां हम लोग सुन रहे हैं। तो आज प्रस्तुति के लिए हमारे साथ जुड़ी है ऋतुजा बेटा जी। ऋतुजा बेटा जी, आप इस कार्यशाला से सभी मूल्यों पर किस प्रकार ध्यानाकर्षण हुआ, ये बताने का प्रयास करेंगे। तो बेटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हैं ऋतुजा बेटा जी। जी, थैंक यू काकू। नमस्ते सभी को। यह टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 3 जून से 8 जून तक चेतना विकास प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम परडा में आयोजित किया गया था। और इस दौरान जो शेड्यूल था वो 7:50 से लेके 6:30 तक रहता था। पहले तो ईयर ट्रेनिंग जो है वो मैंने यह सोचकर किया था कि मुझे टीचिंग फील्ड में करियर करना है तो उसमें उपयोगी रहेगा। बट एक्चुअल में जब मैंने ये ट्रेनिंग किया तो लगा कि ये तो मेरे फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चा बड़ा होने में सिर्फ पेरेंट्स का नहीं तो पूरे परिवार और आसपास के लोग और वातावरण का भी सहयोग होता है। इसलिए मुझे लगा कि मैं भी किसी की मासी बुआ दीदी हूँ, तो अगर मैं मतलब बच्चे को या खुद को समझ पाई तो मैं उन्हें वैसा वातावरण या फिर उनके साथ वैसा व्यवहार कर पाऊँ। तो मुझे ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये ट्रेनिंग पहले मुंबई में भी किया था, तो उस पर भी थोड़ी बात रखना चाहूंगी कि मैंने जब ये ट्रेनिंग वहाँ पे किया तो हमने वहाँ पे क्लास ऑब्जर्व किया था। तो क्लास ऑब्जर्वेशन के दौरान मेरा ध्यान तभी मतलब मूल्यों पर गया था कि वहाँ पे कैसे मतलब मूल्य दिखाई देते हैं जब वो उन बच्चों के साथ कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी करते हैं।
तो मुख्य रूप से दो चीजों पर मेरा ध्यान गया था। एक तो प्रकृति और मानव के साथ संबंध जो है वो बच्चों को कैसे एक क्लासरूम में दे पा रहे हैं वो टीचर्स। और दूसरी बात ये कि परिवार और मूल्य वहां पे वो कैसे परिवार से भी बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं, प्रकृति से भी कनेक्ट कर रहे हैं, और पूरे भाव से। जैसे हम जीवन विद्या में सुनते हैं कि अ, घर विद्यालय हो जाए और विद्यालय घर हो जाए, तो वहां पे जाके ऐसे लगा कि सेम पूरा वातावरण वहां पे उन बच्चों को वैसा मिल रहा है। टीचर्स में भी आपस में कोऑर्डिनेशन था और पेरेंट्स के साथ भी। वहां पे उन्होंने तीन बातें बताई थी, जैसे रिदम, रिपीटेशन और रेवरेंस। तो उनके क्लास में मैंने ऑब्जर्व किया कि यह मतलब 3R की वजह से कैसे बच्चे में विश्वास दिखाई दे रहा था, और वो खुशी से स्कूल आता था और खुशी से स्कूल जाता था, क्योंकि वो एक रिदम सेट था और वो रिपीटेशन हो रहा था, पूरा रिपीट हो रहा था। उनको एक विश्वास बन गया था कि अभी ये होगा, अभी वो होगा, फिर हम घर जाएंगे। तो एक विश्वास का वातावरण वहां पे दिखाई दे रहा था। और टीचर्स भी उनके साथ जो भी एक्टिविटीज करते थे उसमें धीरता, मूल्य, सम्मान, मतलब सम्मान पूर्वक बच्चों को हर चीज देना, जिससे उनके मन में भी कृतज्ञता का भाव हर चीज के प्रति दिखता था। और किसी चीज को लेकर उनके मन में डर नहीं था। बच्चे आश्वस्त थे कि मतलब आश्वस्त थे, ऐसा मुझे लगता है कि वो इसलिए था क्योंकि टीचर्स का बिहेवियर और ये जो 3R है, रिदम, रिपीटेशन और रेवरेंस, उसकी वजह से शायद होगा। और इसीलिए मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैंने वहां पे जाके वो ट्रेनिंग किया, वो क्लास ऑब्जर्वेशन करने को मिला। इसीलिए मुझे मतलब लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब मैंने ये ट्रेनिंग परडा में किया, तो उन्होंने बताया कि ये 8 मॉड्यूल में है, और ये जो ट्रेनिंग का फर्स्ट मॉड्यूल था। उसमें पहले दिन की शुरुआत जो है वो सर्कल एक्टिविटी से होती थी, जिसमें हम सब मिलकर प्रकृति और मानव के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते थे। उसमें सब प्रकृति में जो भी चीजें है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते थे। और हमारे पास जितना भी पोटेंशियल है वो बच्चों के विकास में कैसे सहायक हो पाए, इस अर्थ में यह एक्टिविटी थी। और फिर मूवमेंट का सेशन होता था, जिसमें हमने सीखा कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में हम इसको कैसे मतलब कैसे उनके लिए इसको यूज कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी एक्चुअल में हमारे लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ती थी और मन भी बहुत खुश रहता था और पूरे दिन उत्साह बना रहता था। और मूवमेंट में भी जितने भी सॉन्ग्स रहते थे वो नेचर को ही रिप्रेजेंट करते थे, या फिर फ्रेंडशिप, मतलब परिवार ही आता था उसमें। और मतलब मुझे लगता है कि इतने कोर में जाके उन्होंने यह सब स्टडी किया होगा, तभी वो खुद भी वैसा करते हैं, और हमारे साथ भी उन्होंने वहां पे किया। और गेम्स में हमने सीखा कि एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, मतलब ये सारी जो एक्टिविटी हम वहां पे करते थे, तो इस दौरान मूल्यों की तरफ ही ध्यान जाता था कि कैसे मूल्यों का वहन हो रहा है। इवन गेम्स से हम बच्चों को मैथ्स के कंसेप्ट भी कैसे खेल खेल में सिखा सकते हैं। और ये जो है वो 0 to 7 ईयर के बच्चों के लिए था। तो इस एज के बच्चे जो है वो ज्यादा खेल से ही समझ पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मुझे ऐसा लगा। और हैंडवर्क करते समय भी किसी को नहीं आ रहा तो वो बार बार हाथ पकड़कर करवाते थे, जिससे उनमें जो है वो धीरता का भाव और खुद में विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता था, कि वो हमारे साथ इतने प्यार से कर रहे, तो वो बच्चों के साथ कितने स्नेह भाव से ये काम करते होंगे। और मैंने तो वहां पे मुंबई में देखा भी है, 6 दिन पूरे हम उनके क्लास में पूरा मतलब स्कूल खत्म होने तक पूरा ऑब्जर्व करते थे कि वो बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। और और इस हैंडवर्क की एक्टिविटी से जो है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। तो वो जो भी एक्टिविटी या क्रिएटिविटी करते थे वो प्रकृति के पोषण के अर्थ में थी, जिससे वो नेचर में क्या है, कैसे है, वो बच्चों तक पहुंचा पाए। और वहां पे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वहां पे देखा कि उनके जो रूम डेकोर किए हुए हैं
किए हुए हैं। तो वहां पे भी उन्होंने पूरे मतलब नेचुरल सोर्स ही यूज किया है डेकोरेशन के लिए। तो वहां पे जो है बच्चों के लिए खिलौने भी जैसे लकड़ी के खिलौने हैं, उलन के खिलौने हैं, और अ, कपड़े से बनी हुई गुड़िया। तो ये सब देख के मुझे वहां पे बहुत अच्छा लगा कि हम जैसा वातावरण बच्चों को देना चाहते हैं वो वैसा है। अगर हम ये मतलब ट्रेनिंग पूरा करें और समझे कि बच्चे की नीड क्या है, उसको कैसा वातावरण चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रकृति और मानव दो चीजों को बहुत अच्छे से वो मतलब बच्चों के साथ शेयर कर रहे थे, या फिर उनको वो सब दे पा रहे थे। और ट्रेनिंग के बाद जब मैंने प्री स्कूल ज्वाइन किया, तो वहां पे मैंने देखा कि बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, और हम उन्हें ऐसे करने से रोकते हैं या फिर अपने तरीके से उनको सब करवाना चाहते हैं। और स्कूल में जो है वो 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं, तो मैंने देखा कि स्कूल में वो बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, उनका कंफर्ट जोन अभी उनके पेरेंट्स है। लेकिन उसके साथ मैंने एक और चीज नोटिस की कि अगर हम उनके साथ, जैसे मैं वहां पे एज अ टीचर उनसे प्यार से बात करूं, उनको पास लूं, उनको थोड़ा समझाऊं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते, सभी बच्चे नहीं समझते, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे है कि वो वो समझते हैं और हमारे साथ घुल मिल भी जाते हैं। और और अगर उनको डांट के समझाओ तो वो हमसे दूर हो जाता है, उनके मन में डर बैठ जाता है। क्योंकि मैंने वहां पे देखा कि मैं एकदम से बच्चों को डांट नहीं पाती और मारती भी नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इरिटेट होता है मुझे भी, लेकिन ऐसे मारती नहीं। वहां पे और भी टीचर्स है जो बच्चों को मार के समझाती है या फिर ऐसे चिड़चिड़ करके, तो बच्चे उनके पास नहीं जाते, उनसे दूर जाते हैं। जैसे मैंने वहां पे सब मतलब जितने भी बच्चे मेरे वजह से वहां पे शांत हुए, उनको प्यार से ही समझाया, तो वो मेरे पास आके बैठते हैं, क्योंकि उनको ऐसा कंफर्ट फील होता है कि नहीं, ये टीचर अभी डांटेगी नहीं, उनको मतलब डर नहीं लगता है। और एक बात मैंने मतलब वहां पे करके देखा कि जो मैं उनसे बोल रही हूँ, अभी एक 2.5 साल का बच्चा है और उसका बड़ा भाई भी उसी स्कूल में है, तो वो उसकी ही क्लास में बैठता है। तो उसको अगर उसकी क्लास से बाहर ले आओ तो बहुत रोता है। तो मैंने उसको बताया कि ठीक है बेटा, आप रोना बंद करो, मैं आपको लेके जाऊंगी भैया के पास। लेकिन फिर भी वो बहुत रो रहा था। फिर मैंने बोला आप 2 मिनट शांत बैठो, मैं आपको सच में लेके जाती हूँ। और मैंने उसको मतलब मैं उसको लेके गई वहां उसके भाई के पास। तो दूसरे दिन आके वो खुद से ही मेरे पास आके बैठा, मेरे से बात कर रहा था, और फिर से उसके भाई की क्लास में गया गया नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उसको एक ऐसा विश्वास बैठ गया कि नहीं, ये टीचर जो है वो मुझे भैया के पास लेके जाएगी। तो फिर कुछ दिनों में वो मेरे साथ बाहर आके खेलने भी लगा। और अभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों में वो मेरे साथ आके मेरे क्लास में भी बैठ जाएगा, क्योंकि अभी उसका और मेरा एक अच्छा बॉन्ड तैयार हो गया है। क्योंकि और अगर उनसे झूठ बोलो तो वो हमारे पास आएंगी नहीं, ये भी बात मैंने नोटिस। तो और एक बात ये लगी कि उनको थोड़ा समय चाहिए, और हमें लगता है कि ये जो है वो जल्दी होना चाहिए, नहीं अभी बच्चा क्लास में बैठना चाहिए। तो उनके उनको अगर थोड़ा समय दो तो वो भी मतलब एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, ऐसा मेरा ध्यान गया। और वहां से आने की वजह से ही मैं स्कूल में बच्चों को इस तरह से देख पाई, नहीं तो मैं भी वहां पे डिस्टर्ब हो जाती या फिर इरिटेट हो जाती उनसे। तो बस इतना ही रखना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत सुंदर बेटा जी, बहुत बढ़िया। ऋतुजा बेटा जी ने प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनके साथ किस तरह से हम आ, व्यवहार कर सकते हैं, उस पर अपनी बात रखी। और व्यवहार के वक्त भाव और मूल्य यदि प्रभावित हो तो बच्चे अपने आप ही अपनी तरफ अ, उनका खिंचाव बढ़ता है। ये भी बेटा जी के प्रस्तुति से हमें पता चला। बेटा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। कार्यशाला के हर क्रियाकलाप को बेटा जी ने मूल्यों के साथ, भाव के साथ अनुभव करके प्रस्तुत किया, उसके लिए धन्यवाद। मानव ही अनुभव योग्य इकाई है, और जीवों में संवेदनाओं की स्वीकृति होना और संवेदनाओं के विरोध को नकारते हुआ देखा जाता है। तो मानव भी ऐसा ही करता है। संवेदनाओं से जो सुख भासने का मुद्दा है, वह मानव में ही होता है।
क्योंकि जीवों में प्रतिकूलता होते हुए भी समाधान के लिए शोध अनुसंधान करता हुआ देखने को नहीं मिलते। इस प्रमाण से पता लगता है कि जीव संसार सभी प्रतिकूलता और अनुकूलता को स्वास्थ्य के अर्थ में ही पहचानता है। इसी आधार पर जीव संसार को जीने की आशा के आधार पर जीवन क्रम में जीता हुआ पहचाना गया है। हर जीवों में जीने की आशा का होना हर मानव को बोध होता ही है और इसी उद्देश्य हेतु सभी जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को। योगेश भैया जी। जी दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, अच्छे से। बेटा जी की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे हम जो हमारा सुबह का सत्र है, उन सत्रों में यह एक अच्छा अभ्यास शुरू हो रहा है पिछले 1 महीने से, और इन अभ्यासों को हम गहरा करते हुए चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उस गहराई में 15 से 20 मिनट प्रत्येक व्यक्ति अपने में हो रहे बदलाव को, स्थिरता को, अभ्यास को चेतना विकास मूल्य शिक्षा की रोशनी में अभिव्यक्त करने से हम में से हर एक को प्रेरणा मिलेगी और दिन प्रतिदिन हमारे में निखार आता जाएगा, ऐसा अनुमान बनता है। जैसा अभी ऋतुजा बेटा जी ने जो हमें शेयर किया, ये सबसे छोटे आयु की बिटिया है इस समूह में, जो अभी पढ़ भी रही है और साथ में परिवार के सपोर्ट के लिए एक छोटा सा जॉब भी कर रही है। और ऐसा जॉब करते हुए भी अपने परिवार को एक सपोर्ट बनते हुए भी, और अपना जो होना है उस होनेपन को कैसे प्राप्त अवसर में, प्राप्त साधन में कैसे रास्ता बना रही है, कैसे रास्ता खोज रही है, ये हम सब के लिए प्रेरणादायी है। ऐसे ही हर एक बंधु भगिनी जो प्राप्त अवसर और साधन हमें समझ में आ रहा है, उसमें हम कैसे रास्ता बनाते हुए अपने साथ औरों की जागृति के लिए कैसे हम प्रयास कर रहे हैं, इसकी प्रस्तुतियां होने से हम सबको ये हमारे में घटित होता है, इस पर विश्वास होने लगेगा। आज से हम लगभग जुलाई माह के अंत तक जीवन मूल्य पर चर्चा केंद्रित करेंगे, और जीवन मूल्य की चर्चा करना यानी जीवन ज्ञान की चर्चा करना, इसमें जीवन होने के अनुमान हमारे में विकसित होना, ये एक आवश्यकता है।
तो जैसा कि एक प्रश्न आया था कि जीवन अपने में क्या है, मैं एक बार सूचना को ही दोहरा देता हूं सबके लिए, ताकि हम सभी जीवन की जो सूचना पूज्य बाबा जी ने हमें दी है उसको हम लोग एक बार दोहरा सके। और जहां जहां से जिन जिन को भी ये सूचना मिली है, आगे हम प्रस्तुतियों में इन सूचनाओं को भी दोहराने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि जो सूचना हम सभी ने सुनी है उन सूचनाओं में वही अर्थ हमारी कल्पना में आए जिन अर्थों में वो सूचना है। सूचना में यदि कमी रह गई, इसीलिए ये पठन का एक प्रस्ताव मैंने सबके लिए रखा था, ताकि सूचनाओं में साम्यता रहे, ताकि हम सभी एक ही वस्तु को समझने की कोशिश कर रहे, ये हम सब एक दूसरे में जांचते रहे। और दो दो मौलिक सूचनाओं पर हमें शोध होना है। एक जीवन होने की सूचना और दूसरा व्यापक वस्तु होने की सूचना। तो जीवन होने की सूचना, इसमें जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है और इस गठन में एक मध्यांश है और 4 परिवेश है। जीवन में प्रथम परिवेश बुद्धि, द्वितीय परिवेश चित्त, तृतीय परिवेश वृत्ति और चतुर्थ परिवेश मन का है। तो जो बंधु भगिनी पहली बार परिचय शिविर करके इसमें जुड़े हैं और उन सब तक ये जीवन की सूचनाएं जो जो मिल रही हैं, मुझको लगता है वे अपने अपने समूह में जीवन के बारे में जितनी सूचनाएं चर्चा में ला सकते हैं, रात्रिकालीन चर्चा में, उन सभी चर्चाओं को दोहरा कर जीवन के बारे में यदि आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम अ, अभी जैसे सुबह के सत्र में उन प्रश्नों के कुछ उत्तर करने के प्रयास में करूंगा। तो इस प्रकार से 4 परिवेश और मध्यांश। मध्यांश को आत्मा नाम है, मध्यांश है और मध्यस्थ क्रिया है। तो मध्यस्थ क्रिया है और 4 परिवेशीय क्रियाएं हैं। तो मध्यस्थ क्रिया का रोल और मध्यस्थ क्रिया में गति। तो जीवन परमाणु में गतियों की सूचना है। जीवन क्रिया एज अ होल कंपनात्मक गति है और यह कंपनात्मक गति को ही बाबा जी ने विकास के रूप में पहचाना है। अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, सह अस्तित्व, इन कड़ियों को बाबा जी ने पहचाना और इन कड़ियों को
अनुक्रम से होना, देखना, यही अनुभव है। और यह क्रियाओं को, इन कड़ियों को देखना, समझना, अनुभव होना, इसे मूल्य कहा है। तो मेरे विचार में जीवन मूल्य को समझने का अर्थ है अस्तित्व की सच्चाइयों को देखने की क्षमता विकसित हो जाना, या अनुभवगामी विधि में अस्तित्व की सच्चाइयों को देखने का अभ्यास शुरू हो जाना, उसके फल परिणाम अपने में पहचानते हुए चलना, यही हमारी, यानी जीवन की मौलिकता है। इस प्रकार जीवन की मौलिकता को समझने का अर्थ है मानव मूल्य का अभ्यास करते हुए जीवन मूल्य को, जीवन की मौलिकता सहज पहचान पाना। और मानव मूल्य के अभ्यास की कड़ियों के रूप में हमने शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य को समझा। अब ये महत्वपूर्ण है। और स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य को समझते हुए हमने वस्तु मूल्य को भी समझा। तो वस्तु मूल्य को समझने का अर्थ है हमने मानव और प्रकृति को समझा, या समझने का अभ्यास करते हैं। हमने स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य को समझने का प्रयास किया, यानी मानव मानव संबंध को समझने का प्रयास किया या कर रहे हैं। अब हम मानव स्वयं में क्या है, ये समझने के अभ्यास में मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार स्वरूप है। अब इसमें देखने वाला कौन, समझने वाला कौन, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो क्या होता है, समझना कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम कड़ियों को बनाए रखेंगे, ये अभ्यास बनाए रखेंगे, जो कि मुझको समझ में आ रहा है यही रास्ता है। यानी अलग से जीवन देखने का अभ्यास वाङ्मयों को पढ़ते हुए या बाबा जी की सूचनाओं को ग्रहण करते हुए अलग से जीवन देखने का मुझको तो कोई सूचना ग्रहण नहीं हुई। जीवन देखने का अभ्यास साथ साथ है, यानी जीवन देखने का अभ्यास संबंधों के साथ ही है, क्योंकि हम संबंधों में ही हैं। तो जैसा प्रकृति के साथ हमारा संबंध है,
तो प्रकृति के साथ जो संबंध है उसमें क्या देखना है, यहाँ से हम जीवन मूल्यों को समझने का अभ्यास करते हैं। तो पुनः एक बार हम वस्तु मूल्य को याद करते हैं। जीवन मूल्य की रोशनी में वस्तु मूल्य को हम कैसे पहचानते हैं? तो वस्तु यानी प्रकृति यानी शेष प्रकृति हमारे लिए साधन है, और शेष प्रकृति का जो अभ्यास है वह संवेदनाओं से होता है। और ऐसी संवेदनाएं जो शरीर हम संचालित कर रहे हैं, उस शरीर संचालन में जो संवेदनाएं प्रकट होती हैं उसे इंद्रिय सन्निकर्ष कहते हैं। ऐसे इंद्रिय सन्निकर्ष संवेदनाएं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन संवेदनाओं से हमें प्रकृति होने का ज्ञान होता है। इसलिए संवेदनाएं महत्वपूर्ण हैं। संवेदनाएं दमन करके हम जीवन को समझ पाएंगे ऐसा नहीं लगता। अब इसमें मूल्यमयता होने से जीवन ज्ञान की ओर, जीवन मूल्यों को पहचानने की ओर हम कैसे उन्नत होते हैं, प्रगत होते हैं, हमारी प्रगति को, हमारे होने को हम संवेदनाओं के साथ कैसे पहचानेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में प्रकृति में नियम होते हैं, इसका दृष्टा जीवन है। क्योंकि नियम आंखों में नहीं आते, नियमों की संवेदना होती है। और यह नियम पहचानने के लिए जो वेदना का अनुभव हम करते हैं, वह जीवन में नियमों के समझने की वेदना होती है। ऐसी वेदनाओं को हम कहेंगे संवेदना। पूर्णता के अर्थ में वेदना, तो वेदना पहचानने वाली इकाई जीवन है, और इन नियमों को समझने की वेदना जहां होती है वह जीवन है। प्रकृति में नियंत्रण है, नियंत्रण को समझता जीवन है। प्रकृति में संतुलन है, संतुलन को समझने वाला जीवन है। अब यहां समझना मतलब देखना। इसका अर्थ है कि हम शरीर के साथ होते हुए हम शेष प्रकृति के नियमों को देखने के अभ्यास को बनाए रखते हैं। अब यह जो देखने के अभ्यास बनाए रखने के अर्थ में प्रत्येक वस्तु का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता, ये महत्वपूर्ण है। तो उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता के अभ्यास से हमें वस्तु मूल्य का पता लगता है।
तो प्रकृति की वस्तुओं को उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनीयता के अर्थ में एक व्यवस्था का कार्य हम करना, और ऐसे व्यवस्था के कार्य से हम में जो पहुंचता है, जीवन में जो पहुंचता है, वह नियम पहुंचता है, नियंत्रण पहुंचता है, संतुलन पहुंचता है। तो शेष प्रकृति में जो नियम, नियंत्रण, संतुलन को देखता है, वह मैं हूं, मैं जीवन हूं। यह अभ्यास, यह उन्नत अभ्यास बनाए रखने के अर्थ में हम साधनों को प्रयोग करते हैं, और यह एक व्यावहारिक अभ्यास है। और इसी अर्थ में जो अभ्यास हम करते हैं या करेंगे, उस अभ्यास के शास्त्र का नाम है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। तो जब हम वस्तु मूल्य में श्रम मूल्य और उपयोगिता मूल्य की पहचान करते हैं, तो यह जो कला है, उस कला का नाम अर्थशास्त्र है। अब इस कला का आधार हमें पता लगता है, वह आधार है जीवन ज्ञान। इसलिए जीवन ज्ञान के अभाव में, जीवन ज्ञान के अभाव में हम वस्तु के उपयोग कर पाए, ऐसा दिखता नहीं। इसलिए जीवन मूल्यों को समझने का क्रम बनाए रखते हुए हम वस्तु मूल्य की पहचान किए रहना। इसलिए प्रत्येक मूल्य बाबा जी ने अनुभव के साथ कहा है, प्रत्येक मूल्य का अनुभव है। अब हम समझने की कोशिश कर रहे, प्रत्येक वस्तु मूल्य का अनुभव होने का मतलब है, पहले तो ये अनुभव की जड़ और चैतन्य में अंतर समझ पाना, और जड़ क्रिया है और जड़ क्रिया नियम से संचालित है। ऐसा नियम समझने वाली इकाई, कॉन्शियस यूनिट जीवन है। इसलिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और यदि हम वस्तु मूल्य नहीं पहचान पाते, जैसा कि अभी का लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है, यानी उसमें लाभ कमाना और इतना कि उन्माद हो जाए, यानी जिसे क्लाइमेट चेंज हो गया, यह हमारी नासमझी के कारण क्लाइमेट चेंज ऐसा हो गया कि ये नहीं पता कि अब ये कैसे ठीक होगा। तो जमीन में लाभ मिले, इतना लाभ मिले कि सारे नियम तोड़ मरोड़ करके हम जमीन से प्रत्येक प्राकृतिक साधन से इतना ले ले जिसको शोषण कहा जा रहा है। तो जीवन ज्ञान के अभाव में, जीवन मूल्यों की पहचान के अभाव में हम वस्तुओं के साथ काम करेंगे, तो उसमें हमें नियम समझ में नहीं आते, नियंत्रण समझ में नहीं आता, और संतुलन समझ में नहीं आता।
और इसीलिए प्रकृति का शोषण मानव द्वारा हो रहा है। तो वस्तु मूल्यों का हमने चर्चा किया है। तो वस्तु मूल्यों का अनुभव होने का मतलब है उसमें जो निहित मौलिकता है वह मौलिकता नियम के रूप में हमें सतत दिख जाना या सतत बने रहना, और ऐसा नियम हमारे में समझ में आना, यानी नियम का भास होते जाना, उसे सुख कहा है। नियम सत्य है, ऐसा सत्य हमें भास जाता है, ये सुख है। जैसे धरती के साथ काम करते हुए, मिट्टी के साथ काम करते हुए, कृषि कार्य में काम करते हुए, उसमें जो मिट्टी की उर्वरा है, उस उर्वरा का अनुभव होते जाने का मतलब है उसमें जो जड़ क्रियाएं हैं, उन जड़ क्रियाओं की परस्परता से जो पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, उसी से प्राण अवस्था है। प्राण अवस्था का जो पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, उसी से जुड़ा जीवावस्था है। जीवावस्था का जो कुछ पहचानना निर्वाह करना, कुछ मानना और पहचानना और निर्वाह करना, इस प्रकार से तीन अवस्थाओं के आवर्तन और उन आवर्तनों का एक व्यवहार्य स्वरूप व्यवस्था के रूप में, जहां हम मानव इस धरती के पृष्ठभूमि पर विचरण करते हैं, आचरण का विन्यास कर रहे हैं, और हमें एक सुखद भास होना, सत्य का भास होना, जो कि व्यवहारिक रूप में परिवार समाज के साथ जीते हुए पोषण के अर्थ में हमें मिल जाना, उसके फल परिणाम हमें मिलना, और हमारा साधन स्वस्थ रहना, और इस साधन के माध्यम से ये नियम नियंत्रण संतुलन को हम अभिव्यक्त कर पाना, सुख के रूप में यह अभ्यास है। और ये जो अभिव्यक्तियां हैं, इन्हीं अभिव्यक्तियों को हम वस्तु का उपयोग, वस्तु का सदुपयोग और वस्तु की प्रयोजनीयता हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ऐसा अभिव्यक्त करने वाला भी जीवन है। इस प्रकार से जीवन मूल्य की पहचान वस्तु मूल्य के साथ अभ्यास करते समय हमारे मानसिकता में बने रहना, एक शास्त्र के रूप में वह विकसित होना, उसे कहा आवर्तनशील अर्थशास्त्र। और उसका रिजल्ट है समृद्धि का भाव। लक्ष्य के रूप में जो परिणाम है वह समृद्धि का भाव है। अब हमें यह भी सूचना मिली कि वस्तु मूल्य से वरीय शिष्ट मूल्य है। तो जो हम शिष्ट मूल्य से वरीय स्थापित मूल्य है, तो हमने शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य, ये मानव परस्परता में जब हमने इसको समझने की कोशिश की, 18 मूल्यों को समझने की कोशिश की, कृतज्ञता, गौरव, प्रेम, श्रद्धा, वात्सल्य, ममता, स्नेह, विश्वास,
सम्मान, ये स्थापित मूल्यों के साथ सरलता, सौम्यता, सौहार्द्रता, सहकारिता, निष्ठा, ऐसे 18 मूल्यों की हमने विस्तार से चर्चा किया। तब उसमें हमें मानव मानव संबंध समझ में आए, और ऐसे मानव मानव संबंधों में स्थापित संबंध समझ में आए, और ऐसे स्थापित संबंध यह भी व्यवस्था है, ऐसे समझ में आया। इस शास्त्र को हम व्यवहारवादी समाज शास्त्र कहेंगे, और ऐसे व्यवहारवादी समाज शास्त्र ये हमारी जीने की कला का दूसरा आयाम है। तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र यह एक आयाम हुआ, और व्यवहारवादी समाजशास्त्र ये एक दूसरा आयाम हुआ। और ऐसी कला का आधार भी जीवन ज्ञान है। तो जीवन ज्ञान जीवन मूल्य की रोशनी में संबंधों को, मानव मानव संबंधों को समझता कौन है, तब उसमें समझने वाला जीवन है। वह क्या समझता है? तो वह समझता है न्याय। प्रत्येक परस्परता में, प्रत्येक स्थापित संबंध में, स्थापित मूल्यों की परस्परता में समझ में क्या आता है, किसे समझ में आता है? तो वह जीवन को समझ में आता है। क्या समझ में आता है? तो न्याय समझ में आता है। ऐसा न्याय रूपी समाधान समझ में आना, ऐसा सुख हमें भासना, ये जीवन मूल्य है। तो जीवन को सुख भासता है, और संबंधों में न्याय अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन मूल्य की रोशनी में, जीवन को पहचानने के क्रम में, जीवन ज्ञान के क्रम में, हमारी उन्नति प्रगति के क्रम में हम प्रकृति के साधनों के साथ अभिव्यक्त होते हैं। तो वह नियम सहज अभिव्यक्तियां हैं, और मानव मानव संबंध में अभिव्यक्त होते हैं, तो वह न्याय सहज अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार से नियम और न्याय, यह स्पष्टीकरण जहां हो जाता है, जिस भाव के साथ हो जाता है, वह जीवन भाव है, जो अस्तित्व में पहले से है। ऐसे जीवन भाव को हम समझते हैं, यानी हम स्वयं को समझते हैं। उन क्षणों में जीवन मूल्य की पहचान होती है। यही अभ्यास हमें करना है। तो इन परस्परताओं में न्याय की अभिव्यक्ति होना, इनको बनाए रखने के लिए जो अभ्यास है, उसे हम धर्म की अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी संबंधों को बनाए रखना, यानी व्यवस्थाओं को बनाए रखना, ये समझ में आता है। तब हम इसे धर्माभिव्यक्ति कहेंगे। और इस धर्म का जो अधिष्ठान है, जिसे सत्य हम कहेंगे, ऐसे सत्य अभिव्यक्ति का मतलब है अस्तित्व सह अस्तित्व में है, ऐसा सह अस्तित्व रूपी सत्य।
शिक्षा के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से, मूल्य मूल्यांकन के माध्यम से, श्रुति और स्मृति के माध्यम से बनाए रखना, यह सत्य है, यह सत्याभिव्यक्ति है। इस प्रकार से सत्य को समझने वाला जीवन है। और ऐसे सत्य अभिव्यक्तियों से ही हमारी उभय तृप्तियां हैं, जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार से प्रकृति नियम सत्य है, प्रकृति में नियंत्रण है, ये सत्य है, प्रकृति में संतुलन है, ये सत्य है, और मानव में चैतन्य क्रिया है, ये सत्य है। चैतन्य क्रिया में मध्यांश क्रिया है, 4 परिवेशीय क्रियाएं हैं, और ऐसा जीवन होना, ये सत्य है। और जीवन को अनुभव होना है, ऐसा अनुभव सत्य है। और ऐसे अनुभव की रोशनी में मानवीय व्यवस्था होना, ये भी सत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्य, जगत शाश्वत, ये सच्चाई है। जागृत मानव परंपरा होना, ये सच्चाई है। ऐसी सत्य निष्ठा से हम आप जो भाव विचारों के साथ हम काम करते हैं, ऐसे सत्य को हम हृदयंगम करने का प्रयास वैयक्तिक रूप में करते हैं, यह मानव मूल्य है। एक व्यक्ति के रूप में हम ये प्रयास करते हैं, और ऐसे सत्संग के लिए हम प्रेरित रहते हैं, ये मानव मूल्य है। इसलिए मानव मूल्य में हमने समझने का प्रयास किया। मानव मूल्य धीरता है, यानी नियम को समझने की धीरता, न्याय को समझने की धीरता। अब जीवन को समझने की धीरता। जीवन को समझने के लिए वीरता, और जीवन को समझने के लिए उदारता। इस प्रकार धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ऐसे लौकिक और पारलौकिक व्यवहार से पारंगत होने के अर्थ में, और पारंगत होकर वस्तु मूल्य, शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, इन अंतर संबंधों के साथ, उन्हें एक बार दोहराऊं, संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्थाओं के साथ जो समझने का अभ्यास है, अब ये जो अभ्यास की जो पराकाष्ठा है, उन पराकाष्ठाओं का नाम है जीवन मूल्य को समझना। तो जीवन मूल्य को समझने के लिए व्यवहार रूप में इस प्रकार की मूल्य शिक्षा पूज्य बाबा जी ने प्रस्तुत की है। इसलिए इस संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का नाम दिया है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो मुझको लगता है जीवन मूल्य को समझने के लिए अब हम तात्विकता को, तत्व ज्ञान को, तात्विक विवेचनाओं के लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता। इन तात्विक विवेचनाओं में
दो विवेचनाएं प्रमुख है। वो एक विवेचना है जिसका नाम है विकास। तो विकास की विवेचना में हम जीवन की गतियों को, जीवन के होने को समझेंगे। और जागृति की विवेचना में, जागृति क्रम जागृति में के अर्थ में जो मानव शरीर यात्रा होती है, उन यात्राओं के क्या परिणाम है, उन परिणामों को हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी इन प्रयासों में जन्म लेने से पहले की स्थिति और मृत्यु के बाद की स्थिति से लेकर जीते जी वर्तमान की स्थितियों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए जीवन ज्ञान के अर्थ में मानव व्यवहार, मानव कर्म, मानव अभ्यास और मानव अनुभव, यानी व्यवहार, कर्म, अभ्यास और अनुभवों की अनुभव मूलक जानकारियां हमें हो जाने से जन्म से पहले, जीते जी और मृत्यु के बाद ये जो जीवन की निरंतरता है, और इस निरंतरता में क्या रहता है, क्या टिकता है, जिसे संस्कार भी कहा गया, जिसे प्रवृत्ति भी कहा गया, और इन संस्कार की, प्रवृत्तियों की विशालता ये कैसे हमारी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता में आती है, इसको समझने का ध्रुव है जिसका नाम है जागृति। इस प्रकार से विकास और जागृति, इन दो ध्रुवों के अंतर संबंध को समझना, मुझको लगता है यह जीवन मूल्य को समझने की एक पृष्ठभूमि है। कल से हम इन दो ध्रुवों को समझते हुए, इसलिए विकल्प और अध्ययन बिंदु की जो सूचनाएं हैं, इन सभी सूचनाओं के अंतर संबंध हमें विश्लेषित होना तर्क विधि से आवश्यक लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस प्रेरक और मंगलमयी उपस्थिति के लिए। कल हम पुनः मिलेंगे। हरिहर आज के दिन की मंगल प्रेरणाओं के साथ। वैशाली दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। के साहू भैया का हैंड रेज है। भैया जी, आप कुछ जिज्ञासा पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नमस्ते वैशाली दीदी जी, हम दोनों जुड़े हैं इस मोबाइल से। भैया जी ने अभी जो बात कही, जीवन मूल्य को समझने के लिए धीरता, तो इसको हम कैसे देखेंगे? वो इसमें थोड़ा और स्पष्टता की जरूरत। प्रश्न पहुंचा दीदी? हाँ जी जी दीदी, प्रश्न समझ पाया। उसका उत्तर हम कल करेंगे। आज समय भी हो रहा है। जी जी जी, कल हम जब भी समय अनुकूल रहे तब। जी जी, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। सबको नमस्ते।